मैं शुरुआत डॉक्टर सीपी राय साहब से, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आप इसको ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोगों को बताएंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूं कि आप इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं। आप इसको कह रहे हैं जाति जनगणना, अखिलेश यादव इसको कह रहे हैं पीडीए। दोनों में मूलभूत परिवर्तन क्या है? पीडीए और जाति जनगणना की जो बात पुश करने की आप कर रहे हैं, और कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो अब अपर कास्ट को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर रही है बनिस्बत ओबीसी, दलित, बैकवर्ड लोगों के? शुरुआत इससे करते हैं, फिर सीबीआई नोटिस की आगे बात करेंगे। डॉक्टर राय। आनंद जी, पहले तो सभी साथियों को नमस्कार मेरा। ये जो मुद्दा है आनंद जी, वो पीडीए का है। पीडीए के में खैर दलित और अल्पसंख्यक सभी आता है, और जाति जनगणना का मुद्दा है पिछड़े वर्गों की, और सारी जातियों को जाति जनगणना होगी, सारी जातियों की तस्वीर सामने आएगी। वो एक अलग तरह की बहस हो जाएगी कि जाति जनगणना, मान लीजिए किसी जाति के 17% वोट आए, किसी के 3 आए, किसी के 1.5 आए, या जाति के आधार पर गिना जाएगा या पिछड़े अगड़े के आधार पर गिना जाएगा, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। और उससे जीवन में परिवर्तन क्या आएगा, संवैधानिक परिस्थितियां क्या है, ये मुद्दा थोड़ा मुझे लगता है कि शीतल जी है वहां पर, हमारे दोस्त हैं, ये एक अलग टाइप का मुद्दा, एक अलग तरह की बहस है ये। और कम से कम हम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए बहस एक अलग मायने रखती है। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, चुनावी राजनीति है। बीजेपी ने भी अल्प पिछड़े, अल्प दलित का एक कार्ड खेला। गोविंदाचार्य ने उसको एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले पे बीजेपी ने काम किया, उन जातियों को जोड़ा अपने साथ जिनको कोई नहीं पूछता था। जिन जातियों के हर गांव में 10-50 वोट है, लेकिन कुछ टोटल मिला ले तो 20-25 हजार 15 हजार वोट जाते हर एमएलए के क्षेत्र में। और बीजेपी की मजबूती का आधार मैं उसको मानता हूं। बीजेपी की मजबूती का आधार न राम मंदिर है और न बड़ी जातियां हैं। ये जो 15-20-25 हजार वोट हर विधानसभा में उन जातियों का मिला उसको, जो जिसको बाकी लोग गिनते नहीं थे, वो उसके लिए एक मजबूत आधार का काम करने लगा उनके लिए। मैं बीजेपी को उसका श्रेय भी दूंगा कि उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, उसमें कुछ नेता सेलेक्ट किए, उनको दौड़ाया जगह जगह, जिले जिले में अपनी अपनी जाति की मीटिंग करवाने के लिए भेजा उन्होंने। बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ दिन इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। बीजेपी इस मामले में कामयाब रही। अभी राहुल गांधी बड़ी तेजी के साथ जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं। चंदौली से लेकर आगरे तक मैं उनके साथ था। हर जगह उन्होंने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बल्कि इसी एक मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया उन्होंने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक, उसकी बात कर रहे हैं। यहां मैं थोड़ा राजनीति से अलग हो जाता हूं, कभी कभी अपनी बातें करते हूं, मेरा स्वभाव है इस मामले में। मैं दलों के साथ बंध के नहीं रह पाता जब अपने विचार व्यक्त करता हूं। सवाल यह है कि क्या हम सचमुच ईमानदार हैं इन मुद्दों पर? क्या हम अपने व्यवहारिक जिंदगी में क्या इन लोगों को महत्व देते हैं? क्या हम व्यवहारिक जिंदगी में जिसकी बात कर रहे हैं, क्या हम उसको लागू करते हैं अपने दलों में, अपने आसपास, अपने संगठन में, जगह जगह पर? और नहीं करते हैं तो सिर्फ ये चुनावी जुमले और नारे बन के रह जाते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बड़े मुद्दे तो भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, चीन का 4000 किलोमीटर के आसपास का कब्जा है, मोदी जी के 2013 से लेकर लगातार किए गए वादे हैं। उन सारे वादों को ही अगर किसी जनसभा में बार बार दोहरा दिया जाए, उनके वीडियो दिखा दिए जाए पब्लिक को, और बीच में सवाल पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ, मुझे लगता है बहस तो उस पर जानी चाहिए। उस पर बहस जाने के बजाय जिसमें कि सरकार पूरी तरह नाकाम है, फेल है, ये सरकार बिल्कुल पूरी 100% नाकाम साबित हुई है। इसके पास एक भी जवाब नहीं है, अपने एक भी वादे का कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। उस पर हम बहस करने के बजाय हम बहस को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जिस दिशा की बहस को हम अपने मतदाता को समझाने में नाकामयाब, कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि हम बिल्कुल भी कामयाब हुए हैं उस बहस को क्या कारण और उसका आधार समझाने में अपने मतदाता को और अपनी जनता को। तो मैं इस बहस से बहुत असहमत हूं, इससे बहुत सहज महसूस नहीं कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि यह बहस जो छेड़ी जा रही है, यह बीजेपी के खिलाफ हमलावर और फैसलाकुन साबित नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि पार्टी लाइन इससे इतर सोचती हो
लेकिन मुझे अपनी जो व्यक्तिगत रूप से लग रहा है वो ये लग रहा है, अब उसको आप पीडीए कह लीजिए, जाति जनगणना कह लीजिए, निकलेगा क्या? संविधान में संशोधन होगा, सर्वोच्च न्यायालय की कोई नई पीठ बनेगी, कितने दिन में क्या होगा? संसाधन कम होते जा रहे हैं, सारी संस्थाएं बिकती जा रही हैं, नौकरियों की संख्या घटती जा रही है, 30 लाख रोजगार खाली पड़े हुए हैं, भर्ती नहीं हो रही, भर्ती की जगह निकल रही तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती रुक जा रही है। तो सरकारी भर्तियों में ही तो ये सब काम करेगा ना, प्राइवेट कोई संस्था तो नहीं कहेगी कि आप हमको बताइए किस जात के हम कितने आदमी रख लें। तो उन मुद्दों पर मुझे लगता है कि बात छेड़नी चाहिए किसी भी दल को, जो मुद्दे जन सामान्य के सुख दुख के मुद्दे हैं, और ये एक लार्जर बहस का मुद्दा है। इस पर संवैधानिक पीठ के द्वारा इस पर अपील की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाया जा सकता है, और जनगणना भी हो सकती है। जनगणना तो ऐसी होनी चाहिए, समय समय पर जनगणना होनी चाहिए, और उसके आधार पर जो बाकी बंटवारे होते हैं संसाधनों के, उस पर निर्णय हो सकता है। तो मेरा तो यही मानना आनंद जी कि मूल जो मुद्दे हैं, जो मोदी जी के वादे थे, जिसमें 100% वो फेल रहे पूरी तरह से, बहस उसके इर्द गिर्द सिमटनी चाहिए पूरे विपक्ष की, मैं ऐसा मानता हूं। डॉक्टर राय, पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, वो आएंगे भी तो उनको मैं रोक के रखूंगा। ये बीजेपी की लिस्ट जो जारी नहीं हो रही है, बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद क्या वहां थोड़ा आपको लगेगा कि कुछ दिक्कत हो रही है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? आनंद जी, बीजेपी के सांसदों के खिलाफ भी बहुत एंटी इंकम्बेंसी है, सांसदों की कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी के एक दो लोगों को छोड़ के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, वो किसी का कोई काम नहीं कर पा रहे, किसी की कोई मदद नहीं कर पा रहे। मैं केंद्र के मंत्रियों को जानता हूं जो खाली पानी के प्याऊ का उद्घाटन कर रहे हैं और जन्मदिन में हिस्सा ले रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं, दिल्ली में कभी रहते नहीं। वही स्थिति प्रदेश के मंत्रियों की भी है, अधिकतर लोगों की। तो चूंकि वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जनता में बड़ा भारी गुस्सा है, और ये रिपोर्ट बीजेपी के लोगों के पास है। ऐसा मैंने सुना है कि बड़ी तादाद में बीजेपी की सांसदों के टिकट कटने वाले, उनके यहाँ भी जो देरी हो रही है वो इसी कारण हो रही है। कैसा रहो कि सांसदों के टिकट कटे हो, इधर उधर दौड़ने लग जाए, तो उसका एक असर पड़ता है। दूसरी बात, जो 2019 का चुनाव था आनंद जी, वो चुनाव पुलवामा और बालाकोट का चुनाव था। वो चुनाव पॉजिटिव चुनाव नहीं था। 46 शहीदों की अस्थियों को लेकर घुमाया गया, मंच के पीछे उनकी तस्वीर लगाकर उनका वोट मांगा गया, पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया, जो अनैतिक भी था और गैर कानूनी भी था, गैर संवैधानिक भी था, चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन भी था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका नोटिस नहीं लिया। खैर, उस हवा में सब लोग बह गए। एक तरफ पुलवामा के बाद विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। शहीदों के शहादत के लिए लोग चुप हो गए कि शहादत के मौके पर राजनीति नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उस दिन तो खैर मोदी जो शूटिंग कर रहे थे, उसके अगले दिन से ही वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर राजनीति करने लगे, तो पूरा देश एक तरफा बह गया। पिछली बार का चुनाव परिणाम नेचुरल चुनाव परिणाम में नहीं मानता हूं, वो अननेचुरल चुनाव परिणाम था, वो पुलवामा की हवा में बहा हुआ चुनाव परिणाम था। वो अब इस बार दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर कोई और पुलवामा इस दौरान चुनाव के पहले नहीं कर देते हैं ये, और उसकी हवा बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर मान के चलिए कि उतना धक्का तो बीजेपी को वैसे भी लगने जा रहा है, जो पुलवामा और बालाकोट के नाम पर उनको वोट पड़ा था। तो वो इनको ये पता है कि एक तरफ इनको ये पता है कि वो परिस्थिति नहीं है, इनको ये पता है कि राम मंदिर के नाम पर कोई हवा बनी नहीं है बहुत बड़े पैमाने पर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का असर भले कहीं पर हो। और दूसरी तरफ इनके यहाँ खुद बहुत नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनके काम नहीं हुए हैं, सांसदों में नाराजगी है, और सांसदों के सबकी जनता में नाराजगी है। तो इतने तरह के इशू है जिसके कारण अभी इनके यहाँ भी हिचक है, लिस्ट जारी करने में हिचकिचाहट है अभी। और जब लिस्ट जारी होगी तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में भी भगदड़ मचेगी, और हम आप सब मिलकर के इसको देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज और जरा बता देते, क्योंकि मैं ये जो जयंत चौधरी वाला मामला है, ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं खिंच गया? मतलब इसका अब वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो गया शुरू, मतलब इससे फायदे के बजाय नुकसान नहीं होने लगा। आनंद जी, जयंत चौधरी के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, खुद उनके परिवार और रिश्तेदार के लोग भी उससे सहमत नहीं है। जाट समुदाय बहुत बुरी तरह से दुखी है। जयंत चौधरी के मन में भी भयंकर द्वंद है, यद्यपि अभी विधायकों को इंटैक्ट रखने में कामयाब रहे राज्यसभा चुनाव में वो, लेकिन जयंत चौधरी के चारों तरफ उनकी खिलाफत है।
एक तरफ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, किसान मर रहे हैं, और दूसरी तरफ जयंत चौधरी गोली चलाने वालों के साथ खड़े हैं। इसका दुष्परिणाम जयंत चौधरी को भोगना पड़ेगा। और फिर जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में अभी तक नहीं लिया गया, न प्रदेश के मंत्रिमंडल में, न दिल्ली के मंत्रिमंडल में। तो जो उनको वादा किया गया था वो भी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप साबित हो रहा है। वो उसका बहाना भी नहीं ले सकते कि चलो आपका एक प्रतिनिधि दिल्ली की सरकार में बैठ गया, प्रदेश सरकार में बैठ गया है। और अब जब देर हो रही है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। जयंत चौधरी एक बड़े लूजर साबित होंगे, ओवैसी यहां शून्य साबित होंगे, मायावती पहले के मुकाबले में आधे से कम वोट पाएगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है।